हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास एमए प्रीवियस ज्योग्राफी की इस क्लास में हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट से, जो एमए प्रीवियस का फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर की यूनिट थर्ड से बात करेंगे। क्वेश्चन, भौगोलिक विचारधारा के विकास में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला बलांश के योगदान पर एक निबंध लिखिए। या विडाल डी ला बलांश के द्वारा भूगोल के क्षेत्र में दिए गए योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो स्टूडेंट, विडाल डी ला बलांश का भूगोल में क्या योगदान था, इसकी हम चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी विद्वान हैं, इन्होंने भूगोल में क्या योगदान दिया, इसकी हम चर्चा करते हैं। काफी फेमस नाम विडाल डी ला बलांश का नाम काफी फेमस नाम है। इन्होंने भूगोल में अपने क्या विचार दिए, भूगोल में क्या योगदान दिया, उसकी हम चर्चा करेंगे। यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन करेगी इस प्रकार कर सकती है। भौगोलिक विचारधारा के विकास में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला बलांश का योगदान पर एक लेख लिखिए। या विडाल डी ला बलांश के द्वारा भूगोल के क्षेत्र में दिए गए योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो स्टूडेंट, करते हैं शुरू। भौगोलिक विचारधारा के विकास में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला बलांश का योगदान। 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल में या भूगोल की सभी शाखाओं को विकसित किया। 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल की सभी शाखाओं को विकसित किया था, परंतु मानव भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल पर विशेष बल दिया था। इन्होंने क्या किया, मानव भूगोल पर और प्रादेशिक भूगोल पर। जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे ना, इन लोगों ने मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल पर बहुत बल दिया था। प्रादेशिक भूगोल पर बल दिया। 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल पर बल दिया या विशेष जोर दिया। उच्च कोटि के मानव भूगोलवेत्ताओं की संख्या की दृष्टि से फ्रांस एक धनी देश है। अगर भूगोलवेत्ताओं की बात करें, उच्च कोटि के भूगोलवेत्ताओं की बात करें, तो फ्रांस एक धनी देश है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ताओं में लीपले, विडाल डी ला बलांश, जीन ब्रूश, डिमाजिया, डी मोर्टेन, चोर्ले तथा सोरे के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा गालो, ब्लैनवॉर्ड, सिगफ्रीड आदि विद्वानों ने मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया। जर्मनी की तुलना में भूगोल का विकास अपेक्षाकृत देर से हुआ, क्योंकि जर्मन के जो लोग थे उन्होंने भूगोल में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। तो जर्मन की तुलना में भूगोल का विकास अपेक्षाकृत देर से हुआ। एलिस रेक्सल ने 1875 से 1894 के मध्य 20 वर्षों में विश्व का नवीन भूगोल नामक की पुस्तक लिखी, जो जर्मन विद्वान रिटर की पुस्तक अर्धकुंडे के समक्ष थी। रेक्लस की इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद पृथ्वी और उसके निवास के नाम से किया गया है। उसके विचारों से प्रभावित होकर ब्रिटिश विद्वान O.H.K. स्पेट ने भारत और पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी। फ्रांस में भूगोल का वास्तविक विकास फ्रांस जर्मनी युद्ध 1870 और 71 में फ्रांस की हार के बाद हुआ था।
इस युद्ध में फ्रांस के लारेन तथा अल्सास क्षेत्रों पर जर्मनी का अधिकार हो गया था। युद्ध में हुई इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए फ्रांस ने अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने उपनिवेश बनाए। इस कारण फ्रांस की सामान्य जनता में उन उपनिवेशों के भौगोलिक अध्ययन में रुचि पैदा हुई। यहाँ के अनेक विश्वविद्यालयों में 1871 के पश्चात अनेक भौगोलिक परिषदें स्थापित की गई। फ्रांस में भूगोल के क्षेत्र में वास्तविक उत्थान फिर भी विडाल डी ला बलांश वास्तविक उत्थान हुआ फिर भी विडाल डी ला बलांश के काल से प्रारंभ हुआ था। जो उत्थान भूगोल में फ्रांस के भूगोल के क्षेत्र में वास्तविक जो उत्थान हुआ था वो विडाल डी ला बलांश के काल से प्रारंभ हुआ था। एक राइटर की बात कर लेते हैं, बहुत ही बड़ा ज्योग्राफर फ्रांस का विडाल डी ला बलांश। हम बात करते हैं इनकी विडाल डी ला बलांश की। एक बड़ा राइटर है ज्योग्राफी का, फ्रांस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा राइटर, फेमस ज्योग्राफर विडाल डी ला बलांश। विडाल डी ला बलांश इनकी बात करते हैं। बलांश का जीवन काल 1848 से 1918 रहा। बलांश का जीवन काल 1848 से 1918। तो इनका जीवन काल जो रहा, बलांश का जीवन काल 1848 से 1918 तक रहा। फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय बलांश महोदय को दिया जाता है, क्योंकि वे 40 वर्षों तक फ्रांस के भूगोल के आकाश में छाए रहे। वो 40 वर्ष तक फ्रांस के आकाश में छाए रहे। फ्रांस में वर्तमान वैज्ञानिक भूगोल की विचारधारा अर्थात संभववाद का जन्मदाता विडाल डी ला बलांश ही था। संभववाद का जन्मदाता, संभववाद का जन्मदाता, संभववाद का जन्मदाता विडाल डी ला बलांश है। उसमें 3 प्रकार की विचारधारा ज्योग्राफी में चलती है, प्रकृतिवादी, संभववादी या निश्चयवाद, संभववाद व न निश्चयवाद। तो संभववाद की विचारधारा का जनक माना जाता है फ्रांस में, जनक माना जाता है, इनको माना जाता है विडाल डी ला बलांश। उसके इतिहास तथा भूगोल दोनों में शिक्षा प्राप्त थी। उनको इतिहास तथा भूगोल दोनों में ही शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद उसने बलांश ने इटली, यूनान और पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा भी की थी। 1872 में वह नांसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए। 1877 में पेरिस आ गए। सन 1898 में सोरबोन विश्वविद्यालय से प्रोफेसर हिगले के अवकाश ग्रहण करने के उपरांत बलांश भूगोल विभाग के प्रोफेसर व अध्यक्ष नियुक्त हुए तथा मृत्यु तक वही कार्य किया। स्टूडेंट 1898 में सोरबोन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिगले के अवकाश ग्रहण करने के उपरांत बलांश भूगोल विभाग के प्रोफेसर व अध्यक्ष नियुक्त किए गए तथा मृत्यु तक, जब तक जिंदा रहे तब तक वही कार्य किया। पुस्तकें एवं शोध ग्रंथ। बलांश ने पेरिस के निवास काल में भूगोल की महान सेवा करते हुए निम्न ग्रंथों की रचना की। सन
1889 में यूरोप के राज्य और राष्ट्र नाम की एक प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई। 1894 में यूरोप की मानचित्रावली प्रकाशित की के द्वारा बलाश के क्रमबद्ध क्षेत्रीय अध्ययन के कार्य पर विशेष बल दिया गया तथा उसके नेतृत्व में क्षेत्रीय अध्ययन कार्य तीव्र गति से प्रारंभ हुआ। विभिन्न प्रदेशों पर किए गए शोध कार्यों के प्रकाशन हेतु सन 1891 में उसके औपनिवेशिक भूगोल के विद्वान दुबोइस के सहयोग से वार्षिक ग्रंथमाला नामक एक भौगोलिक पत्रिका की स्थापना की। उनकी इस पत्रिका द्वारा अनेक लेखों का प्रकाशन हुआ। नंबर 4, बलाश ने वार्षिक संदर्भ ग्रंथ सूची के प्रकाशन की भी व्यवस्था की थी। सन 1903 में फ्रांस का भूगोल नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। तो भूगोल का ही नहीं वर्णन साहित्य का एक उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। ये भूगोल का ही नहीं बल्कि साहित्य का एक उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। सन 1917 में उसके प्रारंभिक अध्ययन तथा शोध कार्यों पर आधारित पूर्वी फ्रांस का भूगोल नामक प्रकाशित हुआ। बलाश ने मानव भूगोल के सिद्धांतों पर भी पर्याप्त मात्रा में लिखा। उसने इस विषय सामग्री को मार्कोनी के महान प्रयासों से एकत्रित किया था, जो सन 1922 में बलाश की मृत्यु के उपरांत मानव भूगोल के सिद्धांत के नाम से प्रकाशित की गई। 1922 में बलाश की मृत्यु के उपरांत मानव भूगोल के सिद्धांत नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई। 1922 में उनकी मृत्यु के उपरांत एक पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत नाम की पुस्तक 1922 में मानव भूगोल के सिद्धांत नाम की पुस्तक उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई, जो बहुत ही फेमस बुक है। मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। मानव भूगोल में एक विशेष योगदान दिया है इस बुक ने। तो स्टूडेंट आगे बात करते हैं विचारधारा। बलाश एक महान भूगोल शास्त्री था। उनकी विचारधारा की बात करें तो बलाश क्या थे? एक महान भूगोलवेत्ता थे। क्या थे स्टूडेंट? बलाश एक महान भूगोल शास्त्री था जिसने लघु क्षेत्रों के अध्ययन द्वारा मानव और उसके चारों ओर की परिवृत्ति के बीच के संबंधों पर बल दिया। फ्रांस में इस प्रकार के लघु प्रदेशों को पेश कहा जाता है। बलाश पर्यावरणीय निश्चयवाद का घोर आलोचक था। बलाश क्या थे? पर्यावरणीय जो निश्चयवाद, इससे पहले जो विचारधारा थी, तो मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की विचारधारा चलती है ज्योग्राफी में, निश्चयवादी, संभववादी और नव निश्चयवादी। तो बलाश क्या थे? पर्यावरणीय निश्चयवाद का घोर विरोधी था। उसने संभववाद का समर्थन किया, जैसे मैंने आपको बताया कि वो संभववादी विचारधारा को मानते थे, संभववादी विचारक थे। तो बलाश क्या था? बलाश संभववाद को समर्थन दिया करते थे। बलाश के अनुसार भूगोलवेत्ता का स्थान प्राकृतिक व मानवीय दोनों विज्ञानों में होना चाहिए। उसने भूगोल के निम्न 6 लक्षण बताए हैं। नंबर 1, भूगोल में पार्थिव परिघटनाओं की एकता महत्वपूर्ण है। इसमें एक दूसरे पर आधारित और संबंधित भौतिक कारकों की व्याख्या की जाती है। उन्होंने 6 लक्षण जो बताए, उसमें पहला है स्टूडेंट, भूगोल में प्राथमिक परिघटनाओं की एकता महत्वपूर्ण है।
इसमें एक दूसरे पर आधारित और संबंधित भौतिक कारकों की व्याख्या की जाती है। नंबर 2, परिघटनाओं का परिवर्तनशील योग और उनका परिवर्तन जैसा कि संसार की विभिन्न प्रकार की जलवायु में देखा जाता है। नंबर 3, भूगोल का संबंध पृथ्वी तल पर होने वाली सभी परिघटनाओं से होता है। नंबर 4, वातावरण की शक्तियों के विभिन्न रूपों और भेदों को समझना आवश्यक है, जैसे पृथ्वी पर वनस्पति की पेटियों और उनमें निवास करने वाले मानव का अनुकूलन। स्टूडेंट, नंबर 5, उन्होंने जो लक्षण बताए हैं, नंबर 5, परिघटनाओं के वर्गीकरण और उनकी व्याख्या करने में वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाना आवश्यक है। नंबर 6, मानव द्वारा अपने वातावरण में किए गए परिवर्तन को पहचानना आवश्यक है। उसने यह निष्कर्ष निकालकर दिया कि भूगोल के स्थानों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। बलाश क्षेत्रीय समाकलन में विश्वास करते थे। इससे उनका तात्पर्य यह था कि किसी क्षेत्र को विशेष स्वरूप प्रदान करने वाले सभी तत्वों का अध्ययन करना है जो तंत्र एक ही क्षेत्र में साथ साथ पाए जाते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उन पर ध्यान केंद्रित करने से उस क्षेत्र का विशिष्ट स्वरूप स्पष्ट होता है। इसी स्वरूप में उस क्षेत्र के मानव तथा उसके परिवेश का संबंध झलकता है। दक्षिणी फ्रांस में अंगूर की खेती व अनेक स्थानों पर शराब की भट्टियों से उत्पन्न भूदृश्य में उस क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु व मानव की उद्यमशीलता जैसे तत्वों को सम्मिलित प्रभाव है। बलाश ने अपनी पुस्तक फ्रांस का भूगोल में लघु प्रादेशिक इकाइयों का एक एक वर्णन किया और प्रत्येक लघु समरूप क्षेत्र की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। प्रदेश की परिभाषा करते हुए बलाश ने कहा, प्रदेश एक ऐसी क्रियान्वित प्रणाली है जहां की आसमान दिखाई देने वाली कई वस्तुएं या तत्व कृत्रिम विधि से सामान्य अस्तित्व में लाए जाते हैं। ये भी कालांतर में एक सामूहिक स्थिति में अपने को आत्मसात कर लेते हैं। बलाश ने समष्टि लघु प्रदेशों के संश्लेषण का प्रयास किया। वह मानता था कि अपनी मृदा और जलपूर्ति के कारण पेज या लघु प्रदेशों की अपनी विशेष कृषि होती है तथा नगर के लोगों की आवश्यकताओं की मांग के कारण आर्थिक विशिष्टीकरण संभव हुआ है। लघु प्रदेशों की कृषि की विशिष्टता को कम करने के बजाय आधुनिक व्यापार संभव हुआ है। लघु प्रदेशों की कृषि की विशिष्टता को कम करने की बजाय आधुनिक व्यापार की विशिष्टता ने प्रमुखता प्रदान की है। अनेक लघु प्रदेश पीढ़ियों से अपने निकट के क्षेत्र के पूरक होते हुए भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। बलाश ने अपवा बेसिन को अध्ययन की एक इकाई मानने के विचार का विरोध किया था। उसने यह बताया कि इस प्रकार की इकाई प्रदेश की यथार्थता को समझने में कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस का मध्यवर्ती पठार एक प्रादेशिक प्रदेश है और यदि इसे अपवा बेसिन इकाइयों में बांट दिया जाए तब लोगों की संस्कृति, संस्थाओं, परंपराओं और अभिरुचियों को सही ढंग से नहीं समझा जा सकता है। उसके अनुसार भूगोल का मुख्य उद्देश्य पेज में दृश्यों का पारस्परिक अन्योन क्रिया का अध्ययन करना है। बलाश का मत था कि लघु प्रदेश अध्ययन करने और भौगोलिक अध्ययन में भूगोलवेताओं को परीक्षण देने के लिए आदर्श इकाई होते हैं। ये प्रदेश प्रादेशिक शोध कार्य के लिए भी सर्वोत्तम है।
बलांश के अनुसार प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृश्यों के मध्य सीमाओं का निर्धारण करना युक्ति संगत नहीं है। इन्हें संयुक्त एवं अविभाज्य माना जाना चाहिए। मानव प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है और यह परिवर्तन वहां सर्वाधिक होता है जहां मानव समुदाय का भौतिक संस्कृति का स्तर उच्चतम होता है। वह मानता था कि यदि मानव ने सदियों से फ्रांस का निवास न बनाया होता तो वहां का पशु व पादप जीवन बिल्कुल भिन्न होता। प्रत्येक समुदाय अपने प्रकार से प्रचलित प्राकृतिक अवस्थाओं से समायोजन कर रहा है और समायोजन का परिणाम शताब्दियों के विकास को दर्शाता है। बलांश का मत था कि मानव और प्रकृति कुछ समय में एक दूसरे से समायोजन कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे सीपी में घोंघा निवास करता है। वस्तु मानव और प्रकृति के बीच संबंध इतना गहरा हो जाता है कि प्रकृति के मानव पर और मानव के प्रकृति पर प्रभाव में अंतर करना कठिन हो जाता है। किसी क्षेत्र में मानव और प्रकृति के मध्य सदियों के गहरे संबंध से उस क्षेत्र का निर्माण होता है। बलांश का विश्वास था कि मानव समाज पादप व पशु जगत के समान विभिन्न तत्वों से निर्मित है और पर्यावरण से प्रभावित होता है। समाज अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि का मार्ग सदैव अपने समीपवर्ती क्षेत्र में ही तलाशता है। उसके अनुसार जनसंख्या निरंतर परिवर्तित होने वाला घटक है। उसने विश्वास व्यक्त किया कि जनसंख्या का प्रसार तेल की बूंद के समान न होकर आरंभ में गुच्छों में मूंगे की तरह होता है। बलांश ने समुदाय के विकास को नियमित करने वाले कारकों के मध्य लंबे सहयोग की बात कही। बलांश का मत था कि युद्ध, संक्रामक रोग, गृह युद्ध आदि प्रदेश के विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ये कुछ समय के लिए अशांति का वातावरण उत्पन्न करते हैं, परंतु जब संकट समाप्त हो जाता है तब मूलभूत विकास समय पुनर्गठित होने लगता है। बलांश का उदाहरण फ्रांस और पश्चिमी यूरोप के कृषि समाज पर ठीक बैठता है। मध्य युग में यह समाज कृषि प्रधान थे और औद्योगिक क्रांति के बाद इन देशों में सांस्कृतिक निश्चयवाद स्पष्ट रूप से झलकने लगा था। विश्व के जिन भागों में अभी औद्योगिकरण होना शेष है, वहां उसकी संभववाद की इस पद्धति और परिकल्पना की उपयोगिता है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात फ्रांस का परंपरागत स्वरूप बिगड़ गया। रेल मार्गों, नहरों, सड़कों और औद्योगिक संकुलों में परंपरागत आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था के कारण के ह्रास को भी प्रेरित किया। वहां नवीन, सस्ते और तीव्रगामी यातायात के साधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना की गई है तथा विस्तृत बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन को विकसित किया गया। इन विकासों के फलस्वरूप फ्रांस में जनसंख्या बढ़ी तथा फ्रांस के जीवन की श्रेष्ठता कम होने लगी। इस प्रकार की स्थिति को देखकर बलांश ने सुझाव दिया कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों की अन्योन्य क्रिया के स्थान पर हमें एक प्रदेश और नगर केंद्र जो उनमें प्रभावशाली हों के मध्य आर्थिक अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करना चाहिए। बलांश आरंभ से ही मानव को क्रियाशील प्राणी मानता था और संभववाद में विश्वास व्यक्त किया करता था। वह मानता था कि मानव अपने वातावरण का उपयोग समय के अनुभव
एवं विकास के स्तर के आधार पर करता है। वलांश प्रकृति के एक सलाहकार से अधिक नहीं मानता था। वलांश प्रकृति को सलाहकार से अधिक कुछ नहीं मानता था। वे मानते थे कि समस्त भौगोलिक प्रगति में प्रबल विचारधारा यदि है तो वह सार्वभौमिक एकता। वलांश के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले पदार्थ एवं तत्व किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगता है कि गंगा का मैदान व यूरोप में कोई संबंध नहीं है, परंतु जब भौतिक एवं जैविक व सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर दृष्टिपात किया जाता है तब ऐसा लगता है कि समस्त विश्व एक सूत्र में बंधा है। फ्रांस की आधुनिक भूगोल पर वलांश का इतना व्यापक व दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा कि फ्रांस के भूगोल को विडाल डी ला वलांश परंपरा कहा जाने लगा है। वलांश की इस विचारधारा का संपूर्ण फ्रांस के भूगोलविदों पर बहुत प्रभाव पड़ा। संभववादी विचारधारा को प्रमाणित हेतु अनेक शोध पत्र व शोध प्रबंधन प्रकाशित हुए। मानव समाज के लिए भूगोल विषय की उपयोगिता समझी जाने लगी थी और भूगोल विषय 16 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। वलांश फ्रांसीसी भूगोल एवं संभववादी विचारधारा का जनक माना जाता है। वलांश के भौगोलिक योगदान को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है। नंबर 1, प्रदेशों का अध्ययन। उन्होंने क्या किया? प्रदेशों का अध्ययन किया। प्रदेशों का अध्ययन। प्रदेशों का अध्ययन की बात करते हैं तो वलांश ने क्या किया? वलांश का भूगोल के विकास के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान लघु प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन करना है। वलांश ने बताया कि फ्रांस के लघु क्षेत्र जिन्हें पेज कहा जाता है भौगोलिक अध्ययन के आधार पर होने चाहिए। वलांश का कहना है कि फ्रांस में इस प्रत्येक छोटे प्रदेश का अपना समय पृथक महत्व है। प्रत्येक में से अपनी समय की कृषि विधि, मिट्टी, सिंचाई के साधन, लोगों की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक स्वरूप। वलांश नदी बेसिन को प्राकृतिक इकाई नहीं मानता था। उसका मानना था कि नदी विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों से होकर बहती है और उसमें वह एकता नहीं रहती जो कि एक पेय में है। नदी बेसिन के उद्गम स्थल से लेकर विभिन्न प्रकार की मिट्टी, कृषि, सिंचाई होती है एवं लोगों का रहन सहन, अर्थव्यवस्था, रीति रिवाज सभी भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा उनका जो भूगोल में योगदान था, संश्लेषण बताया उन्होंने। संश्लेषण, प्रदेशों का अध्ययन, संश्लेषण। वलांश की मान्यता थी कि भौगोलिक अध्ययन में संश्लेषण करना आवश्यक है। उसने समरूपी लघु प्रदेशों के संश्लेषण का भी प्रयास किया। वह मानता था कि अपनी मृदा और जलपूर्ति के कारण पेज या लघु प्रदेश की अपनी विशेष कृषि होती है तथा नगर के लोगों की आवश्यकताओं की मांग के कारण आर्थिक विशिष्टीकरण संभव हुआ है। लघु प्रदेशों की कृषि का विशिष्टता को कम करने के बजाय आधुनिक व्यापार की विशेषता ने प्रमुखता प्रदान की है। अगला पॉइंट है जो भूगोल में उसका योगदान था, पारधी एकता। पारधी एकता का सिद्धांत दिया। तो स्टूडेंट सुनिएगा, वलांश का भूगोल के विकास में वास्तविक योगदान मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक में दिखाई देते हैं। भूगोल में उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक मानव भूगोल का सिद्धांत, जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें दिखाई देता है। उसने इस पुस्तक में उसने
मनुष्य में प्राकृतिक वातावरण के सह संबंधों की व्याख्या की है। जर्मन भूगोलवेताओं की भांति वह पार्थिव घटनाओं की एकता में विश्वास रखता था। उसने कहा कि सभी भौतिक कारक एक दूसरे पर आधारित हैं, इसलिए प्रत्येक बड़ी घटना को संपूर्ण विश्व के संदर्भ में देखना चाहिए। इस कारण वह मानता था कि वातावरण का सामूहिक प्रभाव मनुष्य व प्रकृति के पारस्परिक संबंधों में है। बलाश का कहना है कि पार्थिव एकता में मनुष्य इस वातावरण का अभिन्न अंग है, जो प्रकृति को न केवल सहयोग देता है बल्कि उसमें संतुलन बनाए रखने में सदैव प्रयत्नशील है। इसके बाद है संभववाद। नंबर 4 पॉइंट संभववाद। बलाश जर्मन भूगोलविद रेटजेल की निश्चयवादी विचारधारा के विरुद्ध था। वह संभववादी विचारधारा का जनक था। उसका विचार था कि प्रकृति अपने वातावरण में केवल संभावनाएं उत्पन्न करती है और मनुष्य को अपने अनुकूल कार्य करने की प्रेरणा देती है। वह मनुष्य को अपने अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करती। प्रकृति मानव संबंध। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, प्रकृति मानव संबंध। स्टूडेंट सुनिएगा, बलाश ने प्रकृति और मानव के मध्य अटूट संबंध का उल्लेख किया है। इन दोनों के मध्य वह संबंध हजारों वर्षों से चला आ रहा है। इस बीच दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया है और मनुष्य ने प्रकृति के साथ अनुकूल करना सीखा है, तो दूसरी ओर उसने प्रकृति में अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन किए हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार मैंने आज जो क्वेश्चन बनाया, बलाश विडाडिला बलाश का भूगोल में क्या योगदान था, उनका योगदान प्रदेशों का अध्ययन, जैसे कि मैंने प्रदेशों का अध्ययन किया, संश्लेषण किया, पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया, संभववादी विचारधारा के जनक माने जाते हैं, वो निश्चयवाद के विरोधी थे, और नंबर 5 प्रकृति व मानव में क्या संबंध है इसके बारे में बताया। आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चन करवाया विडाडिला बलाश का भूगोल में क्या योगदान था, या फ्रांस के भूगोल में, फ्रांस का जो भूगोल में विडाडिला बलाश का योगदान, या वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या भूगोल में जो बलाश का योगदान था, उस पर आज हमने विस्तार से चर्चा की। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।